कैलाश मेरी मानसिक स्थिति से भली भांति परिचित था और खान में हुए वाक्य को देख चुका था, इसलिए मुझसे खुद अस्पताल में रहने का अनुग्रह कर मुझे घर छोड़ गया। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा ही था कि भीरू के ससुर जी के आगमन की सूचना मुझे दरवाजे पर ही मिल गई। भीतर जाकर देखा तो वह कुछ बुजुर्गों को साथ ले मेरे पिताजी के साथ बातचीत में मग्न थे। मुझे देखते ही सभी ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह मेरी ओर निहारा, लेकिन इससे पहले कि उनके मस्तिष्क में और कोई प्रतिक्रिया उभरती कि उसके पहले ही पिताजी ने मुझसे भीरू के पिता का वर्णन पूछ सबकी जिज्ञासा को शांत कर दिया, क्योंकि न जाने क्यों वर्तमान परिवेश में चाहे जिसे देखो वो सबसे उनका हाल पूछता रहता है, लेकिन वास्तव में अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो हर कोई सामने वाले के मुंह से उसकी परेशानी ही सुनने की उपेक्षा रखता है। शायद इस बात को सभी मन से न स्वीकारे, लेकिन ये कड़वा सच है कि यहाँ हर कोई चाहता है कि सामने वाला अपनी परेशानी बताए, रोए और श्रीमान जी उसे सांत्वना दें और अपनी बेतुकी सलाह देकर खुद को ज्ञानी समझे। शायद इसी से अधिकांश लोग को संतुष्टि मिलती है। ना जाने क्यों यहाँ हर कोई अपनी नकारात्मक सोच को मन के भीतर रख दूसरों की भलाई पूछता है, या यूं कहे जबरन अपने आप को एक सकारात्मक सोच और सुलझे हुए विचारों का व्यक्तित्व दिखाने में लगा रहता है। जैसे ही उन सभी के पास से आगे बढ़ा, भीरू के ससुर जी मुझे टोकते हुए तुरंत मेरे पास आकर बोले, आपसे कुछ बात करनी है, क्या थोड़ा समय है? उनका ऐसा कहना मुझे बड़ा अजीब सा लगा और शायद उतना ही अजीब वहां उपस्थित लोगों को भी, इसीलिए किसी अनहोनी को भाप में वही रुक गया और पूछा, जी कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं? कृपया स्पष्ट तौर पर कहिए। तब पलटकर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं बस ऐसे ही, मैं आपसे भीरू की सर्विस सीट को लेकर कुछ जानना चाहता था। उनके इस प्रश्न पर सभी ने उनकी ओर प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ देखा कि आखिर इस समय एक ऐसा सवाल। लेकिन मेरे पिताजी भली भांति समाज से परिचित थे और किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं चाहते थे, इसीलिए बीच में टोकते हुए बोले, मैं समझ सकता हूं कि आपके सवाल का क्या मतलब है और आपकी चिंता भी जायज है, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब उस लड़के से ज़्यादा मैं अच्छे से दे सकता हूं। तब तो वह तुरंत पिताजी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए और मैं बेफिक्र हो भीतर की ओर जाने लगा, लेकिन तभी पिता का सूक्ष्म इशारा पाकर मैं भी बैठने को मजबूर हो गया। और उनका कहना भी कुछ गलत नहीं था, क्योंकि मेरे पिता एक खानकर्मी ही थे, जिन्होंने खान में अपना जीवन जनरल मजदूर से शुरू किया और अपने बलबूते पर सीनियर वर्क अकाउंटेंट के पद पर कार्य करते हुए एक सफल रिटायरमेंट प्राप्त किया। मैं और भीरू खुद अपनी कई समस्याओं का समाधान उनके अनुभव और रुतबे के कारण उन्हीं से पाते थे। आज भी जब स्थानीय कर्मचारी को कोई समस्या होती है तो उन्हीं पास आकर समाधान पाते। एक चलता फिरता घर, पिताजी समझाते हुए कहा कि सर्विस सीट में चाहे किसी का भी नाम रहा हो, वर्तमान में जो भी फंड मिलेगा उसमें भीरू के माता पिता को आधा और बाकी हिस्सा परिवार को मिलेगा। इतना सुनते ही उनके चेहरे पर वही भाव उभरने लगे जिसे खुद वहां पर उपस्थित सभी बुजुर्ग और मेरे पिता देखना चाहते थे। और जैसे ही उनके मुंह से लेकिन शब्द निकला तो शायद मेरे पिता जो जवाब की उम्मीद उन्होंने ताउम्र नहीं की होगी, वहीं उन्हें सुनने को मिला। पिताजी ने स्पष्ट तौर पर उनकी भावनाओं को भाप कहना शुरू किया, मैं जानता हूं आपके लेकिन का कारण और सोच भी। आपको क्यों लगता है कि पूरा फंड सिर्फ भीरू के उस परिवार को दे दिया जाए जिन्होंने मृत्यु के मात्र 2 दिन बाद ही घर को 2 टुकड़ों में बांट दिया? आखिर किसके लिए कमाया था उसने? कम से कम 10 क्रिया तो होने देते। और मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने भी कोई कम भूमिका नहीं निभाई। इन सब में क्या चाहते आखिर आप? सब कुछ तो आपकी बेटी और पोतों के लिए ही तो कमा रखा है। और रही बात दोनों बुजुर्गों की, तो उनको तो अभी तक अपने बच्चे के खो जाने का भी यकीन नहीं है। क्या करेंगे आप उस दौलत का, और क्या पालेंगे ये सब करके? आखिर क्यों अपने ही बच्ची का घर बर्बाद करने में तुले हो? मैं जानता हूं कि आपने यही सवाल भीरू की चिता को मात्र आग ही लगी थी उसी समय मेरे बेटे से भी पूछा था, जिसका जवाब उस समय न मिला। शायद इसीलिए आप उससे नाराज है। कहाँ से आप इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं? कैसे ससुर है आप? किस बात की कमी हुई आज तक जिस कारण आपको ऐसा सवाल पूछने को विवश होना पड़ा? कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़िए, जो भी हो, चिंता मत करिए, कुछ कम नहीं पड़ेगा। आप अपनी जगह सही और वो उनके जगह। पिता का जवाब सुन सारे बुजुर्ग आत्मसंतुष्ट हुए और ऐसा धमाकेदार जवाब सुन भीरू के ससुर का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन अपनी सोच को छिपाते हुए वो शांत हो गए और झूठा दिखावा करने लगा। मैं खुद आश्चर्यचकित था कि वाकई इन्हीं रिश्तों के खातिर इंसान ताउम्र उनको खुश करने में लगा होता है, जो एक पल भर की भी देरी न लगाते उनकी मौत के बाद लाश की किश्त लगाने, चाहे वह इंश्योरेंस का पैसा हो या फिर पेंशन की रकम। भीरू के ससुर जी अब भली भांति समझ चुके थे कि यहाँ से उन्हें कुछ आत्मसंतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलने वाला है, इसीलिए उन्होंने हार न मानते हुए खान कार्यालय में भी जाकर पूछने का प्रयास किया था, लेकिन उनको कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उनकी इन हरकतों ने पिता का जवाब सुन मेरे अंतर्गत में भविष्य को लेकर जरूर खलबली मचा दी थी। अब तो निरंतर सोच में डूबा रहना जैसे मेरा स्वभाव सा हो चला था, जिससे निकलना और अपने परिवार के लिए ही सही खुशहाल जिंदगी जीना अत्यंत अनिवार्य भी था, क्योंकि मेरे इस उदास चेहरे और गमगीन वातावरण के कारण संपूर्ण परिवार में विघ्न की स्थिति बनते जा रही थी। तब मैंने तय किया कि अब बंद कमरे में बैठने की बजाय मैं परिस्थितियों से लड़ना सीखूं, और यही सोच मैंने सुबह शाम थोड़ा टहलने का नियम बनाया,
जिसमें मेरी धर्मपत्नी ने अपना विशेष योगदान देने की सहमति प्रदान की, जिसे सुन मेरे पिताजी ने अत्यंत हर्ष के साथ मुझे प्रेरित किया कि हम दोनों टहल लिया करें, जिससे दोनों को ही लाभ होगा। इसी क्रम में हम दोनों संध्या के समय घूमकर लौट रहे थे कि ऐसा जान पड़ा जैसे मेरी पत्नी को किसी ने पीछे से पुकारा हो। पलट कर देखा तो भीरू की बहन आंखों में आंसू ले मेरी पत्नी के निकट आ खड़ी हुई। तब ऐसे ही चर्चा ना करने का सोचकर मेरी पत्नी ने उन्हें घर चलकर बात करने का कहा, क्योंकि ऐसे समय में सड़क पर रोते हुए बातचीत करने का कभी भी सही मतलब नहीं निकलता। तब दोनों ने घर आकर आपस में बात शुरू की, जिसमें मैंने कोई हस्तक्षेप न करने का सोच रसोई की ओर बढ़ गया। शुरुआत में तो चर्चा सामान्य तौर पर हुई, लेकिन फिर अचानक तेज रोने की आवाज़ सुन मैं उन दोनों के निकट आया। तब सिर्फ इतना सुन पाया कि चाहे जैसा भी हो, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलना चाहिए और इसके लिए आप ही कुछ कर सकते हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, पर मैंने उन्हें सिर्फ शांत करवाते हुए कहा कि स्पष्ट कहो क्या हुआ। जिसके उत्तर में मेरी पत्नी ने बताया कि बहन जी का ऐसा कहना है कि उनसे भीरू भाई ने वादा किया था कि वह उन्हें 10 तोले सोना और आधा किलो चांदी उनकी बेटी अर्थात भीरू की भांजी की शादी के लिए भेंट करने का वादा किया था, और चून की बात भांजी के लिए भेंट करने की है तब उसके सामने ब्राह्मण भोग भी अधूरा है। अब ऐसे समय में जबकि भीरू की अकाल मृत्यु हो चून की है, भला बिना वचन पूरा किए हुए उसकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। इसका अर्थ साफ था कि उसे भी भीरू की संपत्ति में अप्रत्यक्ष तौर पर अपना हिस्सा चाहिए, और उसकी यही भावना जान मेरी धर्मपत्नी बोल पड़ी कि सच कहूं बहन, लगता है वाकई भीरू भाई जैसा अभागा दूसरा कोई नहीं, जिसके मातम में आया हुआ हर रिश्तेदार कुछ न कुछ वसूल करने की उम्मीद में लगा है। सच बताओ दीदी, क्या तुम भी वाकई भाई की मौत से दुखी हो, या 10 तोला सोना या आधा किलो चांदी के लिए चिंतित हो। वह क्रोधवश ये कहकर रोने लगी कि हाँ सही बात है भाभी, मुझे अपने भाई खोने का भला क्या गम होगा। मैंने तो भला आपको अपना समझकर यह बात बताई, वरना मैं भला किसी से क्यों कहती। मुझे लगा कि शायद कभी उन्होंने अपनी बात आप लोगों से भी जताई होगी, और इसीलिए शायद आप मेरी मदद करें। अब भला मैं कहाँ जाऊं, कहते हुए वह दहाड़े मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। न तो मुझे और न ही श्रीमती जी को प्रवाहित कर पाई, क्योंकि हम दोनों ही उनके रोने के पीछे का प्रयास समझ चुके थे। लेकिन कहानी तो यही खत्म होने वाली नहीं थी। चून की कोई भी व्यक्ति एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए देखते ही देखते रोने की आवाज़ सुन कुछ विशेष रिश्तेदारों की मंडली तुरंत ही आ धमकी और उसे बिना कुछ जाने समझे ऐसे हमदर्दी दिखाने लगे जैसे सब मिलकर अभी तुरंत ही उसकी मांग पूरी कर दे गए। तभी मैंने देखा कि पीछे से भीरू के जीजा भी बची कुची बात पूरी करने चले आए और बिना कुछ सुने समझे चिल्लाने लगे कि इसीलिए तुम्हें इतने दिन बाद लाया कि क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं समझने वाला। बड़ा अभिमान था तुमको अपने मायके पर देख लिया। कहते हुए उन्होंने हम सब पर एक करारा तंज कसा, जिसे मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाए और धीमे स्वर में बोली, मायका क्या सिर्फ बैंक की ही तरह होता है कि जब चाहे बेटी को भेज कैश करवा ले। हमारे भी मायके है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, और न ही इन्होंने आज तक ऐसा कहा। माफ़ करिए भाई साहब, आपका इस प्रकार आना और अपनी इस तरीके से बात रखना हमें पसंद नहीं आई, माफ़ करिएगा। बात बिगड़ते देख अब जो शांतिपूर्वक भीतर से मेरे पिताजी सन रहे थे बाहर आए और बात को टालते हुए जानबूझकर अनजान बन मुस्कुराते हुए बोले, अरे कब आए आप लोग, चलिए देर से ही सही लेकिन पहुँचे। ये सुनते ही जवई थोड़ा सा कपका गया, क्योंकि वह लाख बुलावा भेजने पर भी भीरू के मौत के समय बहाना बनाकर नहीं आ पाता था। बेचारा भीरू किन रिश्तों की खोज में पूरी उम्र बिताता रहा। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।